Okay, so let's continue discussion on interstitial lung disease. आज हम स्टार्ट करते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये हमारे पास जो नाम है ये है क्लिनिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्लिनिकली जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर सामने आते हैं उस बेस पे ये नाम ये दिया गया है इसको। ठीक है, एक इस डिजीज का नाम है मॉर्फोलॉजिकल। वो क्या है? CFA, क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस। CFA का नाम है क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस। ये हमारे पास जो नाम है ये है मोरफोलॉजिकल। ठीक है, मोरफोलॉजिकली हमारे पास एल्वियोलाइटिस की फाइब्रोजिंग स्टार्ट हुई होती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस ऑफ अननोन एटियोलॉजी। हमारे पास अननोन एटियोलॉजी के साथ लंग्स की फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपको कल मैंने जो डिस्कस हमने किया था इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में कुछ सिम्टम्स, वो उसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ अननोन कॉजेज हैं। आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये अननोन है तो आते हैं डायरेक्ट इसकी हम क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है विद प्रोग्रेसिव डिस्निया, ड्राई कफ, डल चेस्ट पेन। इसके साथ प्रोग्रेसिव डिस्निया, ड्राई कफ, डल चेस्ट पेन के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में पहले हम देखते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को। इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वी हैव ओवर हेयर ऑल इम्पोर्टेंट क्लबिंग। क्लबिंग का निमोनिक आपको मैं लिखवा चुका हूँ। जो जो डिजीज में आती है उसमें हम क्लबिंग मेंशन लाजमी करेंगे। साइनोसिस मिल सकती है हमें। चेस्ट की एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास इंस्पेक्शन में हमें मिलेगी डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट। चेस्ट मूवमेंट एक तो कम मिलेगी हमें। इसके साथ पल्पेशन पे वी हैव अगेन डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट। हम पालपेट करके भी इसी को ही देखेंगे। देन वी हैव परकशन। पाल्पेशन पे हमें एक और चीज मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेकिया है, जो हमारे पास ट्रेकिया की यहाँ पे पोजीशन होती है, भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर ये एपिकल साइड का हो, मतलब लंग के एपेक्स की फाइब्रोसिस स्टार्ट हुई हो, ठीक है, एपेक्स साइड की, वहां पे हमारे पास जो ट्रेकिया है इट विल पुल। ठीक है, ये हमारे पास अवे होगा नॉर्मल, जो हमारे पास दरमियान में होगा उससे हमारे पास ये अवे होगा। ठीक है, जिस साइड की फाइब्रोसिस होगी उससे अवे होगा ये। ठीक है, उसके बाद परकशन नोट, परकशन हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास परकशन मिलेगी डल। ठीक है,
ऑस्कल्टेशन हम अगर स्टेथ के साथ सुनेंगे तो यहाँ पे हमें डिक्रीज एयर एंट्री मिलेगी। एंड क्रेपिटेशंस, यहाँ पे क्रेपिटेशन जो है ना, इनको ज़हन में याद रखो कि हमारे पास फाइब्रोटिक लंग्स है ना, जो फाइब्रोटिक क्रेपिटेशन जो है हमारे पास, ये एंड ऑफ इंस्पायरेशन पे सुनाई देती है। ठीक है, एंड ऑफ इंस्पायरेशन पे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल जो हैं क्रेपिटेशंस के, ये हमारे पास आते हैं। एक तो हमारे पास क्रेपिटेशन मिलती हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में। ठीक है, एक हमें मिलती हैं पल्मनरी एडीमा में, जो राइट हार्ट फेलियर के साथ हो रहा होता है। ठीक है, अब हमने इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है इन दोनों के कैपिटेशंस में, इसको समझो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, इसे आपको समझ आ जाएगी। 63-year-old फीमेल with progressive dyspnea, 63-year-old female with progressive dyspnea, dry cough and dull chest pain. On examination, she has fine crepitation. On examination, she has fine crepitation in right upper part of lung. दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 63-year-old फीमेल विथ प्रोग्रेसिव डिस्निया, ड्राई कफ and dull chest pain. On examination, she has fine crepitation in right upper part of lung. This is a question of interstitial lung disease. क्वेश्चन सबने लिख लिया? यस सर। अब एक और क्वेश्चन लिखो इसके साथ। A 63-year-old female with dyspnea, cough, chest pain. 63-year-old female with dyspnea, cough, chest pain. On examination, she has bilateral basal fine crepitations. दोबारा, on examination she has bilateral basal fine crepitations। ये क्वेश्चन आपके पास हार्ट फेलियर का। अब ये दोनों क्वेश्चन देखो और इनमें मुझे बताओ डिफरेंस कहाँ पे आया है। क्वेश्चन तो दोनों सेम है, डिफरेंस हमारे पास आया है कि अगर तो हमारे, Yes, satisfied, and this one is on examination bilateral. हाँ हमारे पास डिफरेंस ये आया है कि हमारे पास अगर तो एपेक्स साइड पे ये लंग्स है ना, अगर, ठीक है, ये लंग है, इसके अगर एपेक्स साइड पे अगर हमें क्रेपिटेशन मिल रही होंगी तो हम सोच सकते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। ठीक है, लेकिन अगर बेजल साइड पे क्रेपिटेशन मिल रही है ना हमें इस जगह पे, ठीक है, तो इसका मतलब है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट हमारे पास वहां पे कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे हमें क्रेपिटेशंस मिल रही हैं। ठीक है, समझ आइए आपको कि क्या फर्क है इन दोनों में। हमारे पास क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन हमारे पास अपर पार्ट में अगर कैपिटेशंस आ रही हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ठीक है, डिफरेंशियल्स आपको मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के साथ भी आता है और पल्मोनरी एडीमा के साथ भी आता है ये। ठीक है, इंस्पायरेटरी जो हमारे पास एंड पे कैपिटेशंस आ रही होती हैं, वो हमारे पास फाइब्रोटिक भी होती हैं और हमारे पास फ्लूइड की वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो अपर पार्ट के अंदर आपको क्रेपिटेशन आ रही हो वो आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में है, और जो लोअर पार्ट में आपके पास आ रही हो ये आपके पास क्रेपिटेशन है हार्ट फेलियर के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशन में
हम आपको पता है रेस्पिरेटरी डिजीज में सबसे पहले करवाते हैं चेस्ट एक्सरे। ठीक है। चेस्ट एक्सरे में ये आपको एक्सरे एक बार मैंने पहले भी लिखवाया है या दिखाया है, याद करो किस कंडीशन में बताया था ये एक्सरे मैंने। आपके पास इसमें फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आती हैं ऐसे ही। ठीक है। इनको हम नाम देते हैं फाइब्रो नोड्यूलर चेंजेस। और दूसरा इसको हम नाम देते हैं, या आपने पहले भी नाम सुना था, हनी कॉम्बिंग अपेयरेंस का। हनी कॉम्बिंग अपेयरेंस आपको मैंने लिखवाई थी इसके साथ ब्रोंकिक्टेसिस में। ठीक है। ये हमारे पास हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस जो है ये भी हमारे पास तीन डिजीजेज में आती है, इसके भी तीन डिफरेंशियल्स हैं। एक आती है हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में। ठीक है। यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में एक आती है हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ। और एक हमारे पास आती है मेटास्टेटिक, कोई कार्सिनोमा हो उसके साथ, जो मेटास्टेसाइज करके हो। ठीक है। इन तीनों के साथ हमारे पास हनीकॉम्बिंग अपीयरेंस देखने को मिलती है। ठीक है। बाकी आपने क्लिनिकली पेशेंट को देख के तो उससे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है कि इसको ब्रोंकिक्टेसिस चल रहा है, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा चल रहा है, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज चल रही है। ठीक है। समझ लगी सबको? ओके। अब अगर हम फाइब्रोसिस की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, अपर जोन की भी हमने बात की कि अगर अपर साइड पे हो तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगी। ठीक है। अब अगर आपको फाइब्रोसिस नजर आ रही हो अपर जोन में, मिडिल जोन में, लोअर जोन में, तो आपने किस किस डिजीज का सोचना है ये भी साथ लिख लो। लेट्स से वी हैव अपर जोन फाइब्रोसिस। ठीक है। लोअर जोन फाइब्रोसिस और मिडल जोन फाइब्रोसिस। ठीक है। इधर एक हम टेबल सा बना लेते हैं आपके माइंड में। हाँ सर, ये इन्वेस्टिगेशन में हमने सिर्फ चेस्ट एक्सरे फिर इसका वो देखना होगा, हाँ, अभी करना आप होगा फिर। आके भी लिखवाता हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन के साथ ही। क्योंकि हम फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं तो आपको आइडिया तो होना कि अगर अपर जोन में है तो कौन सी हम डिजीज सोचेंगे, मिडिल जोन में है तो कौन सी सोचेंगे, लोअर जोन में तो कौन सी सोचेंगे। ठीक है। तो इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास अगर अपर जोन में फाइब्रोसिस आया है तो आपने सोचना है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। आपने सोचना है सार्किडोसिस का। ठीक है। आपने सोचना है एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस का। ठीक है। आपने सोचना है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने सोचना है कि कोई रेडिएशन एक्सपोजर है पेशेंट को। ठीक है। ये आपके पास अपर जोन के फाइब्रोसिस के साथ चीज़ें जो आती हैं आपके माइंड में वो सारी मैंने लिखवा दी। अब आ जाओ मिडिल जोन पे। मिडिल जोन में अगर फाइब्रोसिस आए तो आपके पास, कल आपको मैंने बताया था, बायलेटरल हाइलोलिम्फेडिनोपैथी सार्किडोसिस के साथ आप सोच सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली होनी तो फाइब्रोसिस है ना। और आपके पास एक कंडीशन है ऑक्यूपेशनल डिजीज, इनको भी हमने डिस्कस करना है इसके बाद। न्यूमोकोनियोसिस का भी वेरिएंट है एक, सिलिकोसिस, उसके अंदर आपको ये फाइब्रोसिस नजर आ रही होती है। ठीक है। लास्ट पे आप आओ लोअर जोन में। लोअर जोन में आपके पास कुछ ड्रग्स अगर पेशेंट ले रहा हो, ठीक है, या एस्बेस्टोसिस से एक्सपोजर हुआ हो पेशेंट का। ठीक है। या उसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस चल रही हो। ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे फाइब्रोसिस के लिहाज से थे। चेस्ट एक्सरे में आपने अगर देखने हैं तो वो सामने आ जाएंगे आपके। ठीक है। नेक्स्ट आओ आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे। ठीक है। आपने करवाने ही करवाने हैं इसमें। ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे आपको अगेन मिलेगा रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न।
ठीक है। आपके पास इसमें FeV1 बाय FVC रेशियो जो है ये आपके पास 80% से ज्यादा होगी। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की अगर आप बात करो तो आपके पास ज्यादा हर जगह पे सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में HRCT चेस्ट की। ठीक है। आपने HRCT चेस्ट कराना है। ठीक है। रूल आउट करना आपने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को। ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट आपका इसमें जो आप दे सकते हो पेशेंट को, मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने पेशेंट को स्टार्ट करवाने हैं स्टीरॉइड्स, या एक और ड्रग है एजा थायोप्रिन। ये आपके पास जो एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही होती है ना इसको कम करते हैं। पेशेंट इसी से ही 30% जो है रिस्पॉन्ड ट्रीटमेंट को कर जाता है। ठीक है। अगर ये ट्रीटमेंट काम नहीं करता, इफ दिस ट्रीटमेंट इज फेल्ड, आपके पास जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इट विल बी ओवर हेयर लंग्स एंड हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपके पास जब भी कभी फाइब्रोसिस शुरू हो जाए उसका जो लास्ट ट्रीटमेंट है डेफिनेटिव वो है हार्ट और लंग का ट्रांसप्लांट। ठीक है। ये थी आपके पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक बार सुन लो। इसका जो मॉर्फोलॉजिकल नेम था वो था क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोसिंग एल्वेओलाइटिस। ठीक है। आपके पास अननोन एटियोलॉजी के साथ लंग्स की फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। क्लिनिकली वही आपके पास डिस्निया, ड्राई कफ, डल चेस्ट पेन वगैरह मिलती है आपको। ठीक है। क्लबिंग, साइनोसिस वगैरह मिल जाती है। आपके पास चेस्ट की एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे आपको मैंने फीचर्स सामने लिखवाए हैं। ऑस्कल्टेशन में आपके पास फाइब्रोटिक लंग्स में आपको एंड इंस्पायरेशन पे क्रेपिटेशन मिल रही होती हैं, और वो ज्यादातर मिलती हैं आपको अपर जोन में। ठीक है। अपर जोन मतलब आपकी एपेक्स साइड पे। ठीक है। अगर आपको लोअर जोन में मिले तो वो क्रेपिटेशन होती हैं। ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में आपके पास फाइब्रोनोडुलर चेंजेस ये सामने आते हैं। ठीक है। हनीकॉमिंग अपीयरेंस के साथ। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपको रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न शो करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका HRCT है। ट्रीटमेंट जो मेडिकली है वो आप स्टेरॉइड स्टार्ट करा सकते हो पेशेंट को, कोई 30% रिस्पॉन्स करता है पेशेंट। लेकिन अगर ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो आपको डेफिनेट ट्रीटमेंट है हार्ट प्लस लंग ट्रांसप्लांट। ठीक है। समझ आई सबको? मूव ऑन टू द यस नेक्स्ट। सर। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना अगला टॉपिक, स्टेटाइड। थोड़ा सा आज हमने पढ़ना है, ज्यादा इसको खत्म करने इस टॉपिक को। नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारे पास वो है न्यूमोकोनियोसिस पे। ठीक है। न्यूमोकोनियोसिस को हम ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ अच्छा आएगा, मजा आएगा पढ़ने का। न्यूमोकोनियोसिस इज डिफाइंड एज लंग्स फाइब्रोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। हमारे पास ऑक्यूपेशनल कॉजेज या हैजर्ड्स की वजह से जो लंग फाइब्रोसिस होती है उनको हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज का नाम देते हैं। ठीक है। और इसको न्यूमोकोनियोसिस भी कहा और बोला जाता है। ठीक है। अब हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। इसको आप देख लो। नंबर वन, वी हैव मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप विच इज कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है। इसको हम CWP से भी लिखते हैं। जो बंदा हमारे पास कोल माइनर इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है उसको ये स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास एक कॉमनेस्ट टाइप है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकोसिस। ठीक है।
सिलिकोसिस हमारे पास जो इनहेल करते हैं सिलिका, ठीक है, जो हमारे पास सिरेमिक पोट्री और मेटल माइनिंग वगैरह में काम कर रहे होते हैं उनको हो सकती है। थर्ड हमारे पास है एस्बेस्टोसिस, ठीक है। एस्बेस्टोसिस भी हमारे पास जो बंदे काम कर रहे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर इंसुलेशन में या पाइपिंग में, रूफिंग में या शिप इंडस्ट्री में, ये इन सब में अगर कोई काम कर रहे होते हैं उनको ये हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है बायसनियोसिस। बायसनियोसिस हमारे पास जो कॉटन फाइबर वाली जगह पे काम कर रहे होते हैं उनके साथ कॉमन है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 पे बेगा सोसिस। सोसिस जो है ये हमारे पास है, ये हमारे पास शुगर केन फाइबर्स के साथ आता है सामने, ठीक है। शुगर केन फाइबर्स के साथ, ठीक है। नंबर 6 पे आपके पास है बेरिलियोसिस। बेरिलियोसिस आपके पास है बेरिलियम के साथ, ठीक है। और लास्ट पे है आपके पास फार्मर लंग्स डिजीज, जो हमारे पास मशरूम वगैरह का जिनके पास एक्सपोजर ज्यादा होता है उनको ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। मतलब कि फंगल स्पोर्स वगैरह। अब हमारे पास जो ये लास्ट 4 डिजीज है ना, ये हमारे पास आती हैं एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस की अंदर, ठीक है। इनको हम चारों को एक ही डिजीज में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास ऊपर वाली 3 है ना, ये इनकी हमारे पास थोड़ी डिफरेंट पैथोजेंसिस है। इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कॉमनेस्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज पे विच इज कॉल्ड पोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। इस पे बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशन जो रिस्क पे होता है, प्रोफेशन एट रिस्क, ये हमारे पास होता है कोल माइनर्स में जो काम कर रहे होते हैं, ये जो कोल माइनर्स होते हैं, ठीक है। या हमारे पास कोई रोड इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, ठीक है। इनको ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। नो, मूविंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में होता ये है, पेशेंट इनहेल करता रहता है कोल्ड डस्ट को, ठीक है। कोल्ड डस्ट को वो इनहेल करता रहता है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको, ठीक है। पार्टिकल जो है हमारे पास ये तकरीबन 1 से 3 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। और अब इसको कोल वर्कर निमोकोनियोसिस कराने के लिए कम से कम इसको 10 से 15 साल इनहेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके इसको ये डिजीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये होती कैसे डिजीज कि 10 से 15 साल तक अगर पेशेंट किसी कोल वर्कर या कोल माइनर्स में काम कर रहा हो, ठीक है, होता ही है हमारे पास फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होती है, जो कोल्ड डस्ट पार्टिकल को वो इनहेल करता है, ठीक है। और ये करते कौन है हमारे पास ऑल इम्पोर्टेंट एल्वियोलर मैक्रोफेजिस। हमारे पास इनकी लाइसिस स्टार्ट हो जाती है लाइसिसोमल एंजाइम रिलीज होने की वजह से, ठीक है।
It will lead to lysis of alveolar macrophages. उसके बाद इसी के साथ साथ हमारे पास होती है इन्फ्लेमेशन। ये जब लाइसिस हो जाती है हमारे पास सेल्यूलर मैक्रोफेजेस के टाइम पे, तो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा या लंग स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। और इवेंचुअली इट विल लीड टू व्हाट? फाइब्रोसिस। ये हमारे पास टोटल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, कैसे इनके अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज स्टार्ट होती है, फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, ये आपके सामने है। ठीक है। हमारे पास पेशेंट करता क्या है? इनहेल करता रहता है कोल्ड डस्ट पार्टिकल्स को 10 से 15 साल के लिए। फैगोसाइटोसिस होती है इनके एल्वेलर मैक्रोफेज से। यहाँ पे जब लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि इन्हीं की लाइसिस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है लंग पेरेन्काइमा की, और हमारे पास फाइब्रोसिस शुरू करा देती है। ठीक है। क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट कैसे आता है, ये देख लेते हैं। क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट जो है होता है एसिम्टोमेटिक। ठीक है, कोई भी सिम्टम इसमें नहीं आ रही होती। इस पेशेंट का रूटीन चेस्ट एक्सरे होना चाहिए, जो भी कोल माइनर में काम कर रहा हो। ठीक है। एनुअल बेसिस पे हर साल उसका एक एक्सरे होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास चेस्ट एक्सरे में नजर क्या आता है, आपने इसको डायग्नोस किस तरह करना है? ये हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है। वी हैव ओवर हियर सिंगल फाइब्रोसिस लंग नोड्यूल। यहाँ पे हमारे पास सिंगल सी ऐसा एक नोड्यूल होता है जिसके अंदर फाइब्रोसिस स्टार्ट हुई होती है। ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे पे एक तो वो होना चाहिए कोल माइनर्स में काम कर रहा हो। ठीक है। प्लस उसके अंदर हमारे पास सिंगल फाइब्रोसिस का एक लंग नोड्यूल नजर आता है। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है किसके साथ? न्यूमोकोनियोसिस के साथ, ये कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस के साथ। ठीक है। ये हमारे पास चेस्ट एक्सरे पे इसकी ये प्रेजेंटेशन होती है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो भी देखो कि हमारे पास ये कैप्लान सिंड्रोम है एक, उसके साथ भी कॉमन है। लेकिन ये कैप्लान सिंड्रोम हमारे पास होती है ल्यूमाटाइड आर्थराइटिस के साथ। ठीक है। तो उसका और इसका फर्क आप इसी तरह ही कर सकते हो। आप उसका ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेके तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है। अगर तो ये डिजीज करती जाए प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेस करती जाए, तो हमारे पास यहाँ पे मैसिव फाइब्रोसिस मिलती है हमें। इसके अंदर हमारे पास जो मैसिव फाइब्रोसिस होती है, तो ये क्लिनिकली हमारे पास सिम्टोमेटिक होता है पेशेंट। हमारे पास यहाँ पे वही इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाले फीचर्स जो आपको मैंने ये ऊपर लिखवाए हैं पीछे, ये वाले फीचर्स सारे के सारे आने शुरू हो जाते हैं इसमें। ठीक है। अभी आगे जो मैं फीचर लिखूंगा ऐसे लिखता जाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा साथ साथ। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगेन चेस्ट एक्सरे कराओगे, तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि अगर अपर जोन की फाइब्रोसिस हो रही हो, तो हमारे पास अपर और मिडल जोन की, तो वो हमारे पास होती है किसके साथ? कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस के साथ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चेस्ट एक्सरे में फाइब्रोसिस मिलती है हमें अपर और मिडल जोन की। ठीक है। पल्मनरी फंक्शन टेस्ट भी हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न शो करते हैं।
और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगेन आपको मैंने पहले ही बताया है, लंग्स में हमेशा क्या होती है, HRCT, चेस्ट। एक्सेप्शंस हैं कुछ जहाँ पे कहीं पे आपने बायोप्सी करा लेनी है, या ये सारी चीजें आपने साथ साथ देखते रहना, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपने उसी तरह ही ट्रीटमेंट जो आपने लिखा है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का या इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का, ठीक है, वही ट्रीटमेंट इसका भी है। साथ इसमें आपने एज अ डॉक्टर इसके लिए मरीज के लिए एक काम करना है, आपने इसको इंडस्ट्रियल कंपनसेशन लेके देनी है इसकी इंडस्ट्री से, कि इसको भाई एक तो काम से आज़ादी दो, और साथ इसको महाना कुछ पे करो कि ये अपना घर चला सके, ठीक है। ये हम डॉक्टर का काम होता है यहाँ पे, इनके जो यहाँ पे पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन US में या वेस्ट में हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। पेशेंट को इंडस्ट्रियल कंपनसेशन लेके दी जाती है उसकी इंडस्ट्री से, ठीक है। ये थी हमारे पास कोल वर्केट निमोकोनियोसिस पे डिस्कशन। समझ आइए सबको। रिमेंबर ऑलवेज सिंगल फाइब्रोसिस लंग नोड्यूल इज कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। जीनत, इसरा, सबको समझ आ रही है? हाँ जी। जी। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारे पास इसी के रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज हमने लिखी थी सिलिकोसिस, ठीक है। सिलिकोसिस हमारे पास होती है, जो पीपल इनहेल कर रहे होते हैं सिलिका को, उनके अंदर ये ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफेशन रिस्क पे होते हैं, ये होते हैं हमारे पास सरामिक्स इंडस्ट्री में जो काम कर रहे होते हैं, पोट्री में जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मेटल माइनिंग में जो काम कर रहे होते हैं, या सैंड ब्लास्टिंग में जो काम कर रहे होते हैं लोग, या जो लोग स्टोन की क्वरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इन सब के जो प्रोफेशन हैं ये यहाँ पे रिस्क पे होते हैं, ठीक है। क्लिनिकली अगेन ये पेशेंट की सिम्टम्स उसी तरह ही आएंगे हमारे पास, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की तरह की, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में वी हैव अगेन अपर प्लस मिडल जोन की फाइब्रोसिस। वहां पे आपको मैंने कहा था कि साथ में आपको एक सिंगल फाइब्रोटिक नोड्यूल मिलेगा। अब यहाँ भी आपने इसको देखा है तो इसको कोई ना कोई डिफरेंशिएट तो किसी पॉइंट से करोगे ना। तो इधर जो लंग्स है हमारे पास, यहाँ पे मसला आता है, ये समझ लो ये हमारे पास लंग्स है। यहाँ पे हमारे पास जो मसला आता है वो आता है अगेन बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, बट अगेन इट इज एसिमेट्रिकल, ठीक है। और इसके ऊपर आपको जो चीज़ मिलती है वो मिलती है, एक इनके ऊपर शेल सा बना होता है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं एक्स सेल कैल्सिफिकेशन का, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैथोग्नोमोनी और हॉलमार्क है, ठीक है। बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी एक तो होगी एसिमेट्रिकल, ठीक है, और साथ में हमारे पास एग शेल कैल्सिफिकेशन मिल रही होगी, ठीक है। जहां भी आपके पास एक्सेल कैल्सिफिकेशन का नाम आता है, ऑलवेज थिंक ऑफ वर्ड सिलिकोसिस, ठीक है। ये आपके पास थे इंपॉर्टेंट चीजें, आपने प्रोफेशन रिस्क पे जो है उनको माइंड में रखना है, और आपने वो जो डिजीज है इसको आपने मार कर देना, ठीक है।
तो आपको स्टार्ट में जरूर रिस्क फैक्टर लाजमी, आपको पता है केस स्टडी में हमेशा बताते होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगेन कौन सी होगी आपकी? डिस्कसिंग सिलिकोसिस, अभी तक हमने इसके चेस्ट एक्सरे वगैरह पे बात कर ली थी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम देख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगेन वी हैव ओवर एयर इज एच आर सिटी, ठीक है। आपके पास ट्रीटमेंट जो है इसका वो है अगेन एज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की तरह का, ठीक है। प्लस आपने इसमें दोबारा इसको इंडस्ट्रियल कॉम्पनसेशन लेके देनी है, ठीक है। ये था सिलिकोसिस। रिमेंबर सिंगल फाइब्रोटिक नोड्यूल प्लस अपर मिडल जोन फाइब्रोसिस कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। रिमेंबर एक्स सेल क्लासिफिकेशन इज सिलिकोसिस, ठीक है। इस तरह आपने ये चीजें याद रखनी है, अपनी फिंगर टिप्स होनी चाहिए आपको, ये सारी वैसे याद रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एस्बेस्टोसिस पे। एस्बेस्टोसिस हमारे पास यहाँ पे होते हैं ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोसिस, ठीक है। प्रोफेशन जो रिस्क पे होते हैं वो देख लो। सबसे पहले तो आप देखो कॉमन, ठीक है। कॉमन यहाँ पे हमारे पास जो है वो है जो काम कर रहे होते हैं शिप इंडस्ट्री में, ठीक है। इसका अक्सर क्वेश्चन आपके पास शिप इंडस्ट्री के साथ आता है, ठीक है। बाकी आपके पास जो प्रोफेशन हैं वो भी इसमें इलेक्ट्रिकल वायर इंसुलेशन जो करते हैं, या आपके पास जो पाइपिंग करते हैं, या कोई रूफिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। या आपके पास कोई फायर प्रूफिंग मटेरियल में काम कर रहे होते हैं, उन सबको ये हो सकती है, ठीक है। ज्यादा कॉमन आपके पास यहाँ पे है शिप इंडस्ट्री, ठीक है। आपके पास अगेन क्लिनिकल फीचर्स वही उसी तरह के ही हैं सारे के सारे, एज आईएलडी और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। आज जो इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे पे, ठीक है। हमने तो गर्दन चेस्ट एक्सरे से हर इसमें डिजीज में और इसके रिस्क फैक्टर से, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे में हमारे पास यहाँ पे होगी मिड प्लस लोअर जोन की फाइब्रोसिस, एक तो ये देख लेनी है आपने। सेकंड आपके पास इसमें आपको मिलते हैं प्लूरल प्लेक्स। आपके पास जो एस्बेस्टोसिस है ना, ये आपके पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट होती है जाके प्लूरा में, ठीक है। आपकी जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर, ठीक है। और साथ में आपको इसकी कैल्सिफिकेशन मिल रही होती है प्लूरा की, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एस्बेस्टोसिस का क्वेश्चन है। आपके पास रिमेंबर शिप इंडस्ट्री रिस्क फैक्टर होगा, कोल इसके साथ आपको मिड प्लस लोअर जोन फाइब्रोसिस मिलेगी, प्लूरल प्लैक्स और कैल्सिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आप देखोगे, ठीक है। ये आपके पास होगी एच आर सिटी। ट्रीटमेंट अगेन इसका एस आईएलडी और आईपीएफ प्लस हमने इंडस्ट्रियल कॉम्पनसेशन करानी है, ठीक है। समझ आ गई सबको? समझ आइए सबको? जी। ओके। नेक्स्ट आपके पास इसी के साथ ही एक चीज कॉमन है,
उस कंडीशन का नाम पहले देख लो। मलिग्नेंट मीजोथेलियोमा। परेशान नहीं होना नाम देख के, इजी है बहुत ज्यादा। ये आपके पास बेसिकली malignancy होती है प्लूरा की, ठीक है। और प्लूरा का जो रिस्क फैक्टर यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि किसके साथ ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है, एस्बेस्टोसिस हमारे पास प्लूरा में, ठीक है। तो एस्बेस्टोसिस किसी को काफी अरसे से चल रहा हो, ठीक है, तकरीबन मतलब 45 ईयर्स तक वो अगर इसको लेके जा रहा हो, ठीक है, तो आपके पास ये उसके बाद ये जो कंडीशन सामने आती है वो malignancy सामने आती है, आपको इसमें जो मेसोथेलियल सेल्स है ना, उनकी बेसिकली malignancy हो जाती है, ठीक है। रिस्क फैक्टर आपका वही एस्बेस्टोसिस है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स आपके पास तो यहाँ पे सामने आते हैं। एक तो आपके पास वही ओकुपेशनल एक्सपोजर के साथ जो सारे फीचर्स आ रहे थे वो, ठीक है। और साथ में आपके पास यहाँ पे आती है प्लूरल एफिशिएंट, ठीक है। ये सिर्फ इसमें और उसमें फर्क है, बाकी तकरीबन सारी चीजें सेम है। इन्वेस्टिगेशन आपके पास अगेन यहाँ पे आपने, क्योंकि प्लूरल कैविटी का मसला प्लूरल एफिशिएंट हो रही है, तो आपने यहाँ पे प्लूरल बायोप्सी लेनी है, ठीक है। उस फ्लूइड को निकाल के उसको बायोप्सी के लिए भेजना है कि malignancy है कि क्या है, ठीक है। और ट्रीटमेंट जब इसको ये डायग्नोस हो जाए हमारे पास, तो ट्रीटमेंट इसका अगेन है कीमोथेरेपी। ये था आपके पास सारी की सारी जो थी लंग डिजीज जो ऑक्यूपेशनल थी वो आपके सामने आ गई। अब हमारे पास एक रह गई है एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस, ठीक है। इसको डिस्कस कर लें अभी, मेरा ख्याल से खत्म करते हैं, कल से फिर न्यूमोथोरक्स वगैरह शुरू करेंगे। सर खत्म कर लें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस। नाम आपने इसका बड़ी बार सुना है और ये आपको आती भी होगी, क्योंकि आपको इसकी ऑलरेडी मैंने जो पेस्टिसेंसिस है वो एक बार मैंने समझा दी हुई है, ठीक है। वो किस तरह, इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन आपको समझ इससे जरूर आ जाएगी। इन सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ एलर्जन प्रोवोक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एट alveoli with chronic exposure. There will be granulomatous formation sets in, lead to lungs fibrosis। आपको डेफिनेशन से ही तकरीबन समझ आ रही होगी कि पैथोजेनेसिस की क्या ही बनेगी, ठीक है, आपके सामने आ गई।
डेफिनेशन में उसने कहा ये है कि आपके पास जो इंडिविजुअल सेंसिटाइज हो चुके होते हैं, जो आपको मैंने एस्मा में बताया था कि सेंसिटाइजेशन हो जाती है, ठीक है, जो इंडिविजुअल सेंसिटाइज हो जाते हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन होती है जब एलर्जन की दोबारा, तो वो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को प्रोवोक कर देती है एल्वियोलाई के लेवल पे, ठीक है। लेकिन उसी के क्रोनिक एक्सपोजर के साथ हमारे पास स्टार्ट होती है ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमारे पास लंग्स फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। ये हमारे पास है एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस। समझ आई इसकी? जी। कल का जिसने लेक्चर लिया था उसको तो लाजमी समझ आई होगी ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या थी, ठीक है। हमारे पास बेसिकली टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। और लास्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो ग्रेनुलोमा बनता है। आगे इसको हम डिस्कस करते हैं, तो आपको मैं समझाता हूँ। हमारे पास इसमें जो एलर्जेंस हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि हमने कुछ इसमें डिस्कस करने थे ऑक्यूपेशनल वाले, इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऑक्यूपेशनल की बात करते हैं। ऑक्यूपेशनल में हमारे पास वही न्यूमोकोनियोसिस के अंदर जो थे, सबसे पहले नाम लेते हैं बाइसनियोसिस का। बाइसनियोसिस हमारे पास कॉटन फाइबर वाले, इनको बस आपने याद लाजमी करना है, ठीक है, कि बाइसनियोसिस, बेगासोसिस, बेरिलियोसिस, ये आपको जेन में रहना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजिंग है, एक जैसे नाम है तो याद करने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। बेगासोसिस, ठीक है, ये आपके पास होते हैं शुगर केन फाइबर के साथ। ये जो शुगर केन का काम कर रहे हो, ठीक है, उनको। उसके बाद आपके पास है बेरिलियोसिस। बेरिलियोसिस आपको मैंने बताया जो जिनका एक्सपोजर हो बेरिलियम के साथ, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं, ये आपका बेसिकली जो बेरिलियम है ना, ये होती है मेटल डस्ट, ठीक है, मेटल की डस्ट होती है। फिर इसके बाद आपके पास फार्मर्स, जिसको हमने नाम दिया था फार्मर लंग डिजीज का, जिनका एक्सपोजर हो मशरूम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियोसिस। बेरिलियोसिस हमारे पास होती है, बल्कि बेरिलियोसिस तो होगी हमारे पास यहाँ पे आगे एलर्जेंस। सेकंड पे आपके पास है बर्ड्स एक्सपोजर, ठीक है। बर्ड्स एक्सपोजर, जिन्होंने घर में बर्ड्स रखी हो या जो बर्ड्स का बहुत जो शौकीन है वो, ठीक है, हमारे पास इस डिजीज को हम नाम देते हैं पिजन फैंसियर डिजीज का भी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो बर्ड्स फीसिस होती है ना, फीसिस का पता है ना आपको, बर्ड्स फीसिस, उनकी प्रोटीन जो है वो अगर हमारे पास यहाँ पे इनहेल हो रही हो उसके साथ, ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स एक्सपोजर के साथ ना तीन चीजें कॉमन है, ठीक है। अगर किसी की हिस्ट्री हो बर्ड्स एक्सपोजर की, तो इसके साथ तीन चीजें ही सिर्फ हो सकती हैं, कि आप जेन में रख लो। एक तो हो सकता है आपके पास ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है। सेकंड आपके पास आप जो डिजीज पढ़ रहे हो एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस, ये हो सकती है, ठीक है। थर्ड आपके पास एक निमोनिया है। इस निमोनिया को हम नाम देते हैं क्लाइमेडिया सिट्टासी का। इस डिजीज को हम सिटाकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये बैक्टीरिया है क्लैमिडिया सिटासी, ठीक है, एटिपिकल बैक्टीरिया बेसिकली। इसके साथ नमूनिया होता है इन, उसके अंदर भी हिस्ट्री होती है आपका बर्ड्स एक्सपोजर की होती है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास थे डिफरेंशियल बर्ड एक्सपोजर के साथ, जिनको हिस्ट्री हो उनमें ये डिजीज हो सकती है। और बाकी आपके पास टोटल जो एलर्जन और एक्सपोजर थी आपके पास एटियोलॉजीज एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस की, ये आपके सामने लिस्ट कर दी है मैंने, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे
यहीं पे लिख लो, कुछ फंगल स्पोर्स भी हैं, उनके साथ भी ये ट्रिगर कर सकती है। ठीक है। उसके अंदर आपके पास आती है एस्परजिलोसिस के स्पोर्स। ठीक है। आपके पास आते हैं एक्टिनो माइकोसिस के स्पोर्स। ठीक है। उसके बाद माइक्रो पोलीस्पोरा, ये भी एक फंगस है, इसके स्पोर्स। इनके अगर स्पोर्स इनहेल कर ले कोई, इसके साथ भी इसको एस्ट्रिंजिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस हो सकता है। फर्स्ट चांसेस आपके सामने है कि क्रोनिक एक्सपोजर के साथ आपको ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और आपके पास ये सारी एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस जो है, ये इसी बेस पे इसकी पैथोजेनेसिस सामने आती है। ठीक है। क्लिनिकली अगेन अगर हम ये देखें इसको जी। ये जो फंगल स्पोर्स आपने बताए हैं, ठीक है, ये जो टाइप्स हैं छोटी छोटी सी, ये इनकी वजह से होता है या सेपरेट है? क्या मुझे समझ नहीं लगी आपकी। मतलब ये जो आपने फंगल स्पोर्स बताए हैं, ये किस वजह से होते हैं? ये फंगस, जो फंगस की जिनके मैंने नाम लिखे ना यहाँ पे, ये हमारे पास फंगस जो है ना, ये बेसिकली ग्रो करती है अपने स्पोर्स को प्रोड्यूस करके। ठीक है। तो ये जब स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है ना ग्रो करने के लिए, तो वो स्पोर अगर ह्यूमन जो है वो इनहेल कर ले तो उनको भी ये मसला हो सकता है। ठीक है। क्लिनिकली अगर हमारे पास ये अर्ली डिजीज हो, बाय डेफिनेशन हमने देख लिए, अर्ली डिजीज है अगर हमारे पास, तो लेस देन 4 to 6 hours आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जन, हमारे पास 4 से 6 घंटों के अंदर अंदर जो पेशेंट आता है, उसके पास किस तरह की सिम्टम्स आती हैं, वो ये आपके सामने है। सडन ऑनसेट, डिस्निया, कफ, स्पूटम और चेस्ट पेन, इस सब के साथ हमारे पास पेशेंट सामने आएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन में आप ऑस्कल्टेशन करोगे जब, तो यहाँ पे आपके पास आपको मिलेगी क्रेपिटेशंस, वीज नहीं आपको मिलेगी। आप अगर सोचो कि एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वेलाइटिस है तो इसमें आपको वीज मिलेगी, तो एलर्जिक की वजह से वीज मिलेगी, तो ऐसी बात नहीं, यहाँ पे आपको क्रेपिटेशन ही मिलेंगी। ठीक है। और आपके पास जो लेट डिजीज है, मतलब जो टाइम गुजार के आपके पास आए पेशेंट, उसकी सिम्टम्स अगेन आपके पास इट विल बी एज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसके साथ आएगी आपके पास। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप करवाओगे तो चेस्ट एक्सरे में आपके पास होगी ए टिपिकल फाइब्रोसिस। ठीक है, ए टिपिकल सी फाइब्रोसिस होगी। ठीक है। और आपके पास एचआर सिटी चेस्ट आपके पास यहाँ पे होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो आपके पास कंफर्म करेगी ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना आपके पास, वो आपके पास कुछ और है, वो आप देख लो। ये है आपके पास प्रेसिपिटिन टेस्ट। ये हमारे पास टेस्ट बेसिकली करता क्या है, इट विल डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट एलर्जन। हमारे पास जो एलर्जन है ना, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन रही होंगी ना, उनको ये डिटेक्ट करेगा अर्ली डिजीज में। ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ठीक है। ट्रीटमेंट जो है इसका, जो अर्ली डिजीज है, इसका आप करते हो स्टीरॉइड से। ठीक है। आप पेशेंट को स्टीरॉइड्स पे डालते हैं,
और विड्रॉल करते हो उसका एक्सपोजर, ठीक है। उसको कहते हो कि यार अगर तुमने परिंदे रखे हैं तो इनसे हट जाओ। अगर तुम ये काम करते हो शुगर केन में, या आपका कोई कॉटन फाइबर में काम है, या बेरिलियम इंडस्ट्री में काम है, या मशरूम के साथ आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो इससे साइड को जो इसको विड्रॉ कर दो, ठीक है। इसको आप तो एक तो वो काम छुड़वाओगे, ठीक है। उसके बाद अर्ली डिजीज में जो ट्रीटमेंट काम कर जाएगा, ठीक है। बात करेंगे लेट डिजीज की, तो अगेन लेट डिजीज का ट्रीटमेंट आपके पास, क्योंकि आपके पास होनी है फाइब्रोसिस, तो इट विल बी एज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और idiopathic pulmonary fibrosis. This is all occupational diseases and interstitial lung diseases in front of you, ठीक है। एक एक पॉइंट आपने इनका ज़हन में रखना है। बायलेटरल हाइलर सिमेट्रिकल लिम्फेडिनोपैथी, आपके पास ये है सार्किडोसिस का क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास चेस्ट एक्सरे में सिंगल फाइब्रोसिस लंग नड्यूल पोल माइनर की हिस्ट्री के साथ आए तो इट विल बी न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। आपके पास बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है एसिमेट्रिकल विद एक्सेल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सिलिकोसिस है, ठीक है। आपके पास मिड प्लस लोअर जोन फाइब्रोसिस आ रही हो विद प्लूरल प्लैक्स और कैल्सिफिकेशन, तो आपके पास ये क्वेश्चन है किसका, एस्बेस्टोसिस का। शिप माइनर इंडस्ट्री या शिप इंडस्ट्री में इसका रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है। यू हैव एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस में आपके पास चेस्ट एक्सरे में एटिपिकल सी फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो एक्सपोजर है यही आपको बताते हैं दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है यहाँ पे।